हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग नया फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में दोस्तों हम लोग अराइवल ऑफ यूरोपियंस के बारे में जानेंगे और यूरोपियन कौन थे, कब आए, क्यों आए और किस लिए आए। दोस्तों, इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इसमें अपने इस लेक्चर में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग का मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कब से स्टार्ट हो जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बेसिक जान लेते हैं। दोस्तों, जब हम लोग अपनी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो हम लोग आप जानते होंगे, एंशिएंट हिस्ट्री है आपका, मेडाइवल है और मॉडर्न है। एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में देखते हैं, गुप्ताज इंपायर के बारे में देखते हैं, पोस्ट गुप्ता के बारे में देखते हैं, मौर्य इंपायर के बारे में देखते हैं। और मेडाइवल में हम लोग जैसे आते हैं दोस्तों, पाल, कुषाण, चंदेल्स, इस सब के बारे में जानते हैं। और हम लोग आपका मेडाइवल में दिल्ली सल्तनत के बारे में जानते हैं और उसमें भी हाफ पीरियड ऑफ एम्पायर, जिसके मुग़ल एम्पायर के भी बारे में जानते हैं। और मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद ही आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे हम लोग बात करते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कैसे कौन से पर्सन थे जो बांटे हैं। जैसे आप लोग क्लास 8 में एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 में आप लोग जेम्स मिल के बारे में पढ़े होंगे। जेम्स मिल बोलते हैं कि जो इंडियन हिस्ट्री है उसको हम लोग 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। वो पार्ट कौन कौन दोस्तों है, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री आपका है तो जेम्स मिल एंशिएंट हिस्ट्री को हिंदू हिस्ट्री बोलते हैं, और मेडाइवल हिस्ट्री को मुस्लिम हिस्ट्री बोलते हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री को ब्रिटिश हिस्ट्री बोलते हैं। ये हमारा जेम्स मिल का कहना है, ये जेम्स मिल हमारे बताते हैं। तो हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में हम लोग जब बात करते हैं तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट तो दोस्तों 1707 से ही स्टार्ट होता है, डेथ ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब की जब मृत्यु दोस्तों होती है उसके बाद हम लोग का मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उससे पहले हमारे जो यूरोपियंस थे हम लोग के इंडिया में आ चुके होते हैं। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ इंडियन हिस्ट्री के बारे में, जैसे आपने टॉपिक में देख लिया है, इंडियन हिस्ट्री के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यूरोपियन के दोस्तों अराइवल आए, क्यों आए, क्या करने आए और किस लिए आए, इस सब के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। तो यूरोपियंस कौन थे और सबसे पहले कौन यूरोपियन आया, इस सब के बारे में हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे। तो दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं, जैसे ऑटोमन तुर्क एम्पायर जो थे उस समय उन लोग का वर्चस्व बहुत ज़्यादा था 17वीं सेंचुरी में और 14वीं सेंचुरी तक। उसके बाद जो हम लोग का अरब एम्पायर था, अरब एम्पायर का मर्चेंट बहुत ज़्यादा हुआ करता था। उस समय जो हम लोग का दोस्तों जब हम लोग सी रूट की बात करते हैं तो उस समय जितने भी मर्चेंट थे तो सी रूट से कम लैंड रूट से ज़्यादा ट्रेड करते थे। इस समय क्या प्रॉब्लम हुआ कि यूरोपियंस हमारे सी रूट के नए डिस्कवर करने लगे। दोस्तों, एक बात किया जाता है कि कोई भी चीज़ को हम लोग खोजते हैं तो उसका ज़रूरत पड़ता है तभी हम लोग खोजते हैं। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग बात करें, सपोज डैट आप लोग हंगर्ड हैं, मतलब आप लोग भूखे हैं, तो आप लोग क्या किए, डिस्कवर कीजिएगा कि हमें फूड कहीं से मिल जाए। मतलब उसी तरीके से जो यूरोपियंस थे तो उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ होगा, इस वजह से वो नए सी रूट की तरफ निकल गए होंगे। इसी तरह हम लोग दोस्तों बात करते हैं पुर्तगीज़ की। उस समय जो पुर्तगीज़ थी, स्पेन थे, मतलब पुर्तगालीज़ के बारे में जो हम लोग, एक कंट्री है पुर्तगाल और स्पेन और पुर्तगाल 2 ऐसे स्टेट थे उस समय बोल सकते हैं कि जो चर्च का वर्चस्व ज़्यादा हुआ करता था। ये चर्च का मतलब चर्च का कैथोलिक जो चर्च होते थे उस समय ज़्यादा दबदबा होता था कि ऐसा करे वैसा करे, इनके बारे में ऐसा किया जाए। तो वो लोग जो चर्च वाले थे तो बोलते थे कि हम लोग को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनना है तो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हम लोग को नए नए चीज़ों को डिस्कवर करना पड़ेगा, ऐसा वो लोग बताते थे। तो जैसे उसी समय हम लोग बात करें, जैसे पुर्तगाल के एक प्रिंस हुआ करते हेनरी 5।
हेनरी फिफ्थ का एक ड्रीम था कि हम लोग एक नया सी रूट को डिस्कवर्ड करें और दूसरे रास्ते से होते हुए अपने ट्रेडिंग सिस्टम को आगे बढ़ाएं। तो उस समय दोस्तों जब हम लोग बात करते उस समय उनका ड्रीम क्यों हुआ था, क्योंकि उनको फेस कौन सा प्रॉब्लम करना पड़ रहा था। तो दोस्तों जब अरब ट्रेडर्स थे तो उस समय जो पुर्तगाल था तो उस समय सी रूट के बारे में वो लोग नहीं जानते थे और स्वेज कैनाल भी उस समय नहीं बना था। स्वेज कैनाल नहीं बना था तो जाहिर सी बात है कि दोस्तों वो लोग लैंड रूट से ही अपने ट्रेडिंग सिस्टम को आगे बढ़ाया करते थे, मतलब ट्रेडिंग सिस्टम करते थे। जैसे वो यूरोप से चल के तुर्क आए, तुर्क से अरब होते हुए फारस की खाड़ी से होते हुए इंडिया में अपने सामान को लाते थे और ले जाते थे। ऐसे ट्रेडिंग सिस्टम चला करता था। जो तुर्क वाले थे दोस्तों तो ये ज़्यादा रेवेन्यू लिया करते थे किससे, यूरोपियन से, और अरब वाले भी उनसे ज़्यादा रेवेन्यू लिया करते थे, ज़्यादा टैक्स लेते थे। इधर से लैंड रूट हमारे तो बोल सकते हैं कि जिसका घर के तरफ से आइएगा तो वो अपने आप को ज़्यादा ट्रेडिंग सिस्टम के मालिक समझता था, उससे ज़्यादा टैक्स वसूला करता था। तो जो पुर्तगालीज जो थे तो दोस्तों उनको अच्छा नहीं लगता था। क्यों अच्छा नहीं लगता था? क्योंकि ज़्यादा टैक्स पेयर्स थे और उनको ज़्यादा मुनाफा होता नहीं था। क्यों नहीं होता था? वो ज़्यादा टैक्स पे कर देते थे। तो उनको कहीं ना कहीं कमी खोल रही थी कि क्यों ना हम लोग एक अलग सा रूट डिस्कवर्ड करें। रूट का मतलब हम लोग सी रूट डिस्कवर्ड करें और हम लोग डायरेक्ट हम लोग इंडिया से अपना ट्रेडिंग सिस्टम को आगे बढ़ाएं। तो उसी तरह दोस्तों वो लोग नए सी रूट की तरफ से निकल पड़े। तो उसको पुर्तगाल के प्रिंस थे हेनरी फिफ्थ ने वो लोग को जो जितने भी नेविगेशन वाले थे, मतलब जितने भी डिस्कवर्ड करने वाले पर्सन थे, उसको मनी से हेल्प किया गया, टेक्नोलॉजी नया शिप प्रोवाइड किया गया, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड किया गया कि आप ऐसे करके अपने नए सी रूट को डिस्कवर्ड करें। तो जैसे बोला जा सकता है रेनेसांस, मतलब पुनर्जागरण का जो हुआ स्टार्ट वो 16 सेंचुरी से स्टार्ट हो जाता है। तो उसी समय 16 सेंचुरी या 15 सेंचुरी से स्टार्ट हो जाता है, ऐसा बोला जाता है। तो दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो पुर्तगीज़ को तो प्रॉब्लम हो रहा था तो सी रूट डिस्कवर्ड करने निकल पड़े। तो दोस्तों सबसे पहले जो पुर्तगीज़ थे कौन आया, जैसे हम लोग इंडिया के सी रूट के बारे में जो डिस्कवर्ड किया गया किसके द्वारा किया गया, वास्को डिगामा के पहले भी आपके एक पर्सन थे, वो कौन आए थे उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं वो कौन थे पर्सन। हाँ तो दोस्तों हम लोग बात करें, जो आप फिगर देख रहे हैं ये फिगर कौन है, ये पर्सन कौन है, ये बार्थोलोम्यू डियाज हैं। ये पुर्तगीज़ थे, ये फर्स्ट पुर्तगीज़ थे जो सी रूट डिस्कवर्ड करने निकले थे। और ये कब निकले थे? 1487 में। 87 में ये सी रूट डिस्कवर्ड कहाँ से? स्पेन से, सॉरी दोस्तों ये पुर्तगाल से चले थे, पुर्तगाल से चले थे और कहाँ पहुँचे थे इनके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखिए दोस्तों ये पुर्तगाल का कैपिटल है लिस्बन से होते हुए ये केप ऑफ गुड होप तक आ गए। केप ऑफ गुड होप तक ये जब आते हैं दोस्तों तो इनके बारे में ये नहीं पहुंच पाते हैं, मतलब इनको नहीं पता चलता है कि अब हम कहाँ जाएं किधर जाएं। तो यहीं से दोस्तों ये वापस लौट जाते हैं, लेकिन ये इंडिया नहीं पहुंच पाते हैं। तो इंडिया नहीं पहुंच पाते हैं ये वापस तो लौट जाते हैं। तो अब दूसरा कोई आता है, मतलब दूसरा एक पर्सन है जो सी रूट डिस्कवर्ड करने निकलता है। वो कौन थे? 10 इयर्स बाद दोस्तों एक पर्सन थे वास्को डिगामा जो थे अब नया सी रूट डिस्कवर्ड करने निकले। जो वास्को डिगामा थे दोस्तों तो
लिस्बन से चले, पुर्तगाल का कैपिटल है लिस्बन। लिस्बन से होते हुए अफ्रीका के होते हुए अटलांटिक ओशियन से होते हुए केप ऑफ गुड होप। अब केप ऑफ गुड होप के पास तो पहले आपका बार्थोलोम्यू डियाज भी पहुंच गए थे, लेकिन अब यहाँ से दोस्तों एक पर्सन थे जो पुर्तगाली वास्को डी गामा थे, उनको हेल्प किया गया था किसके द्वारा दोस्तों, आइए उनको देखते हैं। ये माजिद करके एक पर्सन थे दोस्तों। ये माजिद कौन थे आपको हम बताते हैं। हाँ तो दोस्तों ये माजिद एक पर्सन थे, माजिद इनको बोल सकते हैं, अब्दुल माजिद करके एक पर्सन थे। ये गुजराती पायलट थे जो पुर्तगीज़ को हेल्प किए इंडिया पहुंचने में। ये पुर्तगीज़ जो थे वो 3 शिप लेकर आए थे। ये देखिए दोस्तों, ये 3 शिप है आपका, जो गुजराती पायलट के द्वारा ही लाया गया था, मतलब उनको हेल्प करने एज ए डिस्कवर्ड सी रूट बताने के लिए जो वास्को डी गामा को ये लाए थे। ये देखिए 3 शिप से वास्को डी गामा इंडिया पहुंचते हैं। तो इंडिया कहाँ पहुंचते हैं दोस्तों, देखिए केप ऑफ गुड के बाद इनको एक बोल सकते हैं कि एक डिस्कवर्ड पहले से रास्ता किसको मालूम था, अब्दुल माजिद को। तो अब्दुल जो माजिद थे दोस्तों, वो सी रूट्स को वास्को डी गामा को लेते हुए कहाँ आ गए, कालीकट। अब कालीकट पहुँचते हैं, कौन पहुँचते हैं, वास्को डी गामा पहुँचते हैं, अब्दुल माजिद पहुँचते हैं। तो उनको ग्रैंड वेलकम किया जाता है, किसके द्वारा, ग्रैंड वेलकम किसके द्वारा किया जाता है, वहाँ कालीकट के एक हिंदू शाही राजा थे जो जेमुडीन करके थे। जेमुडीन जो थे वास्को डी गामा को, मतलब वास्को डी गामा का स्वागत करते हैं, अच्छे तरीके से स्वागत करते हैं, और उनको अपने एरिया में जितने भी स्पाइसेस वगैरह जितने भी वो ट्रेड करना चाहें उनको इजाज़त दे देते हैं। जब ट्रेड करने के लिए इजाज़त दे देते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे एक कमी खोलती है, किसकी खोलती है, जो अरब ट्रेडर्स थे तो जेमुरीन को भड़काना स्टार्ट कर देते हैं। भड़काना क्या बोलते हैं कि नहीं ये आप गलत कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको कोई भी बढ़ावा नहीं दें। तो ये जो अरब ट्रेडर्स थे तो इनके बारे में खिलाफ बोलने लगे थे। तो ये बात रही। और वास्को डी गामा का 17 मई 1980 को पहुंच जाते हैं कहाँ, कालीकट। कालीकट में उनका स्वागत होता है और वहाँ से बहुत सारे पेपर, हर्बल्स, मतलब बहुत ज़्यादा स्पाइस वगैरह अपने शिप को लोड करके लेके चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं, ये वापस लौट जाते हैं, केप ऑफ गुड होते हुए लिस्बन लौट जाते हैं। जब लिस्बन दोस्तों वो लौटते हैं तो ये जितने भी स्पाइसेस वगैरह लेकर इंडिया से गए थे तो उनको बहुत ज़्यादा, बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा उनको प्रॉफिट हुआ था। बोला जाता है कि 60% उनको प्रॉफिट हुआ था। तो 60% प्रॉफिट हुआ था तो यूरोपियंस जो थे तो उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि इंडियंस गुड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूरोपियन मार्केट में अपने आप को बहुत ऊपर वाले पायदान पे रखता है। इसलिए उनको लगा कि क्यों ना हम लोग ट्रेड करना स्टार्ट किया जाए। तो उसी समय से जितने यूरोपियंस थे दोस्तों तो वो ट्रेड करने के लिए इंडिया आना स्टार्ट कर दिए थे। जैसे तो आपको इधर तुर्क वाले एम्पायर हैं और यहाँ पे तुर्क एम्पायर है, उसके बाद सऊदी की, जैसे हम लोग अरब किंगडम है, तो अरब किंगडम वाले ये लैंड रूट होते हुए आया करते थे। लेकिन अब एक नया सी रूट मिल गया है तो वो लोग अब जितने भी आएंगे तो सी रूट से होते हुए आएंगे। तो हम लोग दोस्तों आगे देखेंगे कि कौन यूरोपियन कैसे आए, क्यों आए और क्या क्या करना है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे और थोड़ा डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं तो आइए देखिए, देखिए
अराइवल ऑफ यूरोपियन इन इंडिया। यूरोपियन जब आ गए हैं तो सबसे पहले पता होगा कि आपको पुर्तगीज आए थे, तो पुर्तगीज अब कंपनी के रूप में आते हैं। तो दोस्तों ऐसे कार्बन कंपनी हम लोग कौन कौन से कंपनी जानते हैं? फ्रेंच कंपनी जानते हैं, ब्रिटिश कंपनी जानते हैं, डच कंपनी जानते हैं, स्वीडिश कंपनी जानते हैं। तो ये स्वीडिश कंपनी कब ये कंपनी है, किस कंट्री से आया, ईयर ऑफ फॉर्मेशन कब हुआ, हेडक्वार्टर कहाँ था, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। अगर अब आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि जैसे पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी था, वो किस कंट्री से आया था, तो यह आपको सबको पता है पुर्तगाल से आए थे। ईयर ऑफ फॉर्मेशन कब हुआ था? 1489 को। 1489 को इस कंपनी इंडिया में आ गई थी। और इसका दोस्तों जब हेडक्वार्टर की बात करते हैं, हेडक्वार्टर कहाँ था? कालीकट। कालीकट कहाँ है दोस्तों? ये केरला में पड़ता है। और दूसरा कंपनी को हम देखते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी दोस्तों, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये कहाँ की थी? ये ब्रिटेन की थी। और ये इसका ईयर ऑफ फॉर्मेशन कब हुआ था दोस्तों? 1600 ईस्वी में, यानी 1600 ईस्वी में एडी में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? सूरत था। सूरत कहाँ पे है दोस्तों? गुजरात में। और अगला बात करते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस कंट्री से थी? ये नीदरलैंड, जिसको हम लोग हॉलैंड भी बोलते हैं। और ईयर ऑफ फॉर्मेशन कब हुआ था? 1602 एडी को हुआ था। कहाँ? इसका हेडक्वार्टर कहाँ था दोस्तों? मसूलीपट्टनम में। और अगला कंपनी देखते हैं हम लोग डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी दोस्तों, ये किस कंट्री से बिलोंग करती थी? ये मतलब किस कंट्री से आई थी? डेनमार्क से आई हुई थी। और 1616 एडी को आई थी। सूती नाता बंगाल में पड़ता है, वहाँ पे इस कंपनी का हेडक्वार्टर था। अगला हम लोग देखते हैं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों आ गया। अगला हम लोग देखते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की थी? फ्रांस की थी। 1664 में आई, एडी में आई थी। सूरत और गुजरात में आई थी। अगला है दोस्तों स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो स्वीडन से आई थी। 1731 एडी को आई थी। गोथेनबर्ग, ये गुटेनबर्ग जो है दोस्तों, ये स्वीडन में पड़ता है। इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? स्वीडन में। तो ऐसे हम लोग यह कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट देख लिए कि ये कंपनी कब आई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था। अब अलग अलग जो डेनिश, स्वीडिश, फ्रेंच और डेनमार्क थे, ये अलग अलग कंट्री के जो प्रिंस होंगे या वहाँ के जो रूलर होंगे, अब नया बिल पास करेंगे कि आप लोग ट्रेड करने जाइए और इंडिया में ट्रेड कीजिए। तो हम लोग एक एक करके कौन थे, अब मान लीजिए पुर्तगीज थे तो हेनरी फिफ्थ के बारे में हम लोग जानते हैं। और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानते हैं, जो एलिजाबेथ फर्स्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी वो 31 दिसंबर 1600 को एक चार्टर्ड एक्ट एक बिल पास करती हैं। और चार्टर्ड एक्ट तो 1773 में आया था, उसको बात नहीं करते हैं दोस्तों। तो हम लोग एक बिल पास करती है, ट्रेडिंग बिल पास करती है। उसके हिसाब से ईस्ट इंडिया कंपनी एक 124 जो पर्सन थे मिलाकर एक कंपनी बनाई जाती है। इतने पर्सन मिलकर एक कंपनी बनाते हैं और ट्रेड करने निकलते हैं। उसी तरह हम लोग डेनिश के बारे में जानेंगे, फ्रेंच के बारे में जानेंगे, स्वीडिश के बारे में जानेंगे। ये हम लोग यूरोपियंस जो थे आते गए, ट्रेड करते गए और सबसे आते गए जाते गए, लेकिन सबसे पहले कौन आया था दोस्तों? पुर्तगीज आए थे। और इसके बारे में बोला जाता है दोस्तों, पुर्तगीज सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में गए। लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोग किससे इफ़ेक्टेड हुए? सबसे ज़्यादा दोस्तों हम लोग ब्रिटिश से इफ़ेक्टेड हुए। ब्रिटिश थे जो ट्रेड करने के व्यू से आए, लेकिन आके हम पे रूलिंग करने लगे। ऐसा ही हम लोग रूलिंग करने लगे दोस्तों हम लोग के ऊपर। तो हम लोग
को पहले पता नहीं चला था कि हम लोग एज गुलाम हो गए हैं, किसके अंडर में आ गए हैं, ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में आ गए हैं। लेकिन हम लोग को धीरे धीरे पता चलने लगा कि हम लोग गुलाम हो गए हैं। तो उसी तरीके से हम लोग जो ब्रिटिश कंपनी थे, अब हम लोग देखेंगे कि ये स्टार्ट कैसे होता है, कैसे ये कंपनी जो थी ट्रेडिंग करते करते अपने एम्पायर को इंडिया में और हम लोग के ऊपर रूलिंग करना स्टार्ट कर दी। उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो उसके बारे में हम लोग जानने से पहले दोस्तों हम लोग थोड़ा सा फर्स्ट फैक्ट्री देखते हैं। यूरोपियन का जो फर्स्ट फैक्ट्री है कब है, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, उसको थोड़ा एक एक करके जान लेते हैं। तो पुर्तगीज़ का जो फर्स्ट फैक्ट्री था, लोकेशन कहाँ है आपका, कालीकट केरल में। इसका हेडक्वार्टर भी केरल में है। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था दोस्तों, 1500 AD में हुआ था। और डच जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका जो है लोकेशन कहाँ है फैक्ट्री का, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1505 में AD में हुआ था। और दूसरा हम लोग बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इसका लोकेशन फैक्ट्री का कहाँ था, सूरत गुजरात में। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1612 AD को। और डेनिश, इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, ट्रैंगबर्ग तमिलनाडु में, तमिलनाडु 1620 AD को हुआ था। अब फ्रेंच, सूरत गुजरात और 1668 AD को हुआ था। ये आप लोग देख लिए, ये सारे आपके क्या है दोस्तों, ये कंपनी के लोकेशन है। कंपनी का जो फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री क्या होता है दोस्तों, फैक्ट्री बोल सकते हैं ये रॉ मटेरियल स्टोर करने की एक, बोल सकते हैं जैसे एक प्लेस होता है जहाँ रॉ मटेरियल को हम लोग स्टोर करते हैं, उसको हम लोग फैक्ट्री बोलते हैं। तो उसको फैक्ट्री यहाँ एस्टैब्लिशमेंट करने लगी और ट्रेडिंग सिस्टम स्टार्ट कर दिया गया। ट्रेडिंग सिस्टम जब स्टार्ट कर दिया गया तो ये हम लोग को हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेते थे और ले जाके अपने कंट्री में आके, मतलब यूरोप के बाज़ारों मार्केट में ले जाके वो बेच दिया करते थे और उससे उनको प्रॉफिट होता था। ऐसा काम वो करते गए। लेकिन बाद में डेनिश, फ्रेंच और डच जो थे, ये आपस में एक दूसरे से बैटल करते गए, एक दूसरे से हटते गए। लेकिन सबसे पावरफुल यहाँ पे जो आपको ब्रिटिश थे, इंग्लिश जो थे, ये सबसे पावरफुल बन के निकले। और बोल सकते हैं मुग़ल के बाद जो ये पावरफुल बने वो इंग्लिश वाले पावरफुल, मतलब इंग्लिश जो ब्रिटिश थे वो पावरफुल बन गए और हमारे यहाँ हम लोग को गुलाम बनाया और ट्रेडिंग करना स्टार्ट। ट्रेडिंग करते करते हम लोग को नया गुलाम बनाकर हम लोग पे ही पूरा राज करना स्टार्ट कर दिया। तो हम लोग जानेंगे, अब हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में दोस्तों, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, कब एस्टैब्लिशमेंट हुए। तो आप लोग तो देख लिए एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ और कौन बिल पास किया और किसके वो कोर्ट में आए, कोर्ट में कौन था, कोर्ट में कौन बिल पास करवाया, उसको कौन बोलता है, दीवानी कौन प्रोवाइड किया, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे अगले लेक्चर में दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको मेरा पहला लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो इस चैनल को AS कैंपस को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसको हम लोग कोशिश करते हैं इससे ज़्यादा और बेहतरीन मटेरियल आपको प्रोवाइड करने के लिए दोस्तों। ये दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ माई, यह हमारा फर्स्ट लेक्चर है तो इसमें थोड़ा सा हेजिटेशन होगा। अगला बार में इसको हम चाहेंगे इसको दूर करने के लिए दोस्तों। तो आप इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा जिसमें हमें जितना प्रॉब्लम हो रहा है, अगर इसमें आप कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।